गाइस हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमने कल तक मोशन में एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है गाइस, सो आप तैयार होंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, बहुत अच्छी बात है, उसमें से आप क्वेश्चन पढ़िए, चेक करिए और खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं होता तो वीडियो देखो। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फिगर 8.11 देखिए आप। फिगर 8.11 ये आपको नीचे गिवन है। फिगर 8.11 हमें क्या शो कर रहा है, या फिर मैं कहूँ फिगर 8.11। ठीक है, तरीका है 8.11 बोलना, 11 बोलना ठीक नहीं है। सो फिगर 8.11 शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमें दिखा रहा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। सो वो हमारी वाई एक्सिस पे है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम, और दोनों के आप यूनिट ब्रैकेट में पढ़ लोगे। ठीक है, सो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है हमारा तीन ऑब्जेक्ट का। कोई भी तीन ऑब्जेक्ट है, ए बी सी उन्हें कह दिया गया है। ए बी सी आर थ्री ऑब्जेक्ट्स, जिसका हमने टाइम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है कि इस टाइम पर उसकी डिस्टेंस क्या थी, इस टाइम पर उसकी डिस्टेंस क्या थी, या उस टाइम पे इसकी डिस्टेंस क्या थी। ठीक है, अब आप इन्हें क्या करो, स्टडी करो इस ग्राफ को, और कुछ क्वेश्चन गिवन है आपको नीचे, 3 से 4 क्वेश्चन गिवन है, आप उन्हें जवाब दो। ठीक है, तो जब सबसे पहले तो आप ये ग्राफ देख लो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ है ए का। यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, लेकिन कई बार होता है क्लियर नहीं होता। ये वाला ग्राफ है आपका ए का, ये वाला ग्राफ है आपका सी का। ठीक है, ये वाला ग्राफ है सी का, और ये जो तीसरा बचा ना, ये वाला ग्राफ है हमारा बी का। इज दैट क्लियर? आप पूरा देख लीजिए। जो हमारी ये सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये है ए की। जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये सी की। और ये जो बीच से निकल रही है, ये है हमारी बी की। क्लियर हो गया? या फिर मैं कहूँ जो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ना, ये है बी की। हो गया क्लियर? अब आपने ये ग्राफ देख लिए, ग्राफ देख लीजिए। अब इन्होंने पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। कौन सबसे तेज चल रहा है? अब तेज चलने के लिए आप मुझे बताओ, मुझे क्या निकालना पड़ेगा? तेज चलने के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी मेरी स्पीड। मुझे तेज चलने के लिए ये देखना है कि कौन कितनी स्पीड कवर कर रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है। और स्पीड निकालने के लिए एक तरीका है, या तो मैं इसकी स्लोप निकाल लूँ। याद होगा आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का, अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, स्लोप निकालने का मैंने आपको एक रफ मेथड बताया था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो है, उसको आप एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको स्लोप मिल जाएगा। देख रहे हो, टाइम को अगर डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे स्पीड मिलती है। सो एक तरीका तो ये है, किसी भी एक टाइम पे, मान लो ये मैंने कहा, आपने टाइम मान लिया 0.8 आवर। आप इस पॉइंट पर सबकी स्पीड निकाल लो, 0.8 आवर पे सबकी स्पीड निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। किसी भी दो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकाल लो, एक इस पॉइंट पे निकाल लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में आप स्पीड देख लो, या तो ये तरीका है। ठीक है, तो जब हम ये ग्राफ को स्टडी करते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि बी इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। इन्होंने कहा कि बी जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है। क्यों कर रहा है? एज ही इज टेकिंग लेस टाइम टू कवर मोर डिस्टेंस। क्यों भाई? तेज कौन चलता है? जो कम समय में ज़्यादा दूरी कवर कर ले, वही तो तेज चलेगा। सो बी इज फास्टर बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग विद फास्ट, है ना, वो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब देख भी पा रहे होंगे, ये इस फिगर में सबसे जो ऊपर जा रहा है वो बी का ग्राफ जा रहा है। बी का ग्राफ कितना ऊपर चल रहा है। ठीक है, अच्छा, एक स्लोप निकालने का तरीका ये भी होता है, आप एंगल देख लो। भाई स्लोप बार बार नहीं निकालोगे, आप सबका एंगल देख लो। ठीक है, एंगल होता है, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से देखते हो। ये तो पता है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये वर्टिकल एक्सिस होती है। आई नो थोड़ी सी तिरछी बना दी है मैंने, दोबारा बना दूंगा। ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये होती है आपकी वर्टिकल एक्सिस। तो जब भी आप अगर अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल देखोगे ना, जैसे इसकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसकी ये है, इसकी ये है, जब आप इनके साथ एंगल देखोगे, तो आपको मिलेगा कि जो बी का एंगल है ना, वो सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, बी का एंगल सबसे बड़ा आएगा, इसलिए वो फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है, मैं चलता हूँ ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है, आर ऑल थ्री थ्री इवर इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या कभी ये तीनों
सेम पॉइंट पर आए हैं रोड के। सो जब हमें ये देखना है कि क्या ये तीनों सेम पॉइंट पर आए हैं रोड के, हम बस ये देखेंगे क्या ये तीनों ग्राफ, ये तीनों लाइन क्या कभी इंटरसेक्ट करी हैं, ये तीनों लाइन क्या कभी इंटरसेक्ट करी हैं। जैसे मैंने ये बनाया है, आप देखिए क्या ये तीनों कभी इंटरसेक्ट करी हैं। ये देखो, ये इंटरसेक्ट कर रही है हमारी बी और सी, ये इंटरसेक्ट कर रही है मेरी बी और ए, ये इंटरसेक्ट कर रही है मेरी सी और ए। तो आप देख पा रहे होंगे दो तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तीन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो तीनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल थ्री आर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑफ द रोड। तीनों जो है सेम पॉइंट पे नहीं है रोड के। अब ये दो सवाल तो बहुत इजी थे, तीसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। चौथा सवाल फिर मुझे हल्का सा ही लगा। तीसरा सवाल है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। सबसे पहले देखो बी ने ए को कब पास किया, बी ने ए को कब पास किया। ये है मेरी ए की लाइन, ये है मेरी ए की लाइन, ये है मेरी ए की लाइन, ये है मेरी बी की लाइन। अब ये देखो इन्होंने इंटरसेक्ट कब किया, क्योंकि पास तो जब ही करेंगे ना जब इंटरसेक्ट करेंगे। सो यहाँ देख रहे हो बी और ए आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और ए आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड, हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। बी पासिस ए दिख गया। अब ये देखो सी कितना दूर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी और ए यहाँ पर है। टाइम देख रहे हो दोनों एक समय पर कहाँ मिले, आके यहाँ पर मिले। ठीक है, तो बी पासिस ए कब होगा? जब वो एक समय पे एक ही पोजीशन पे होंगे। तो ये यहाँ पे एक समय पे एक पोजीशन पे हैं, बिल्कुल भैया, क्योंकि इंटरसेक्ट कर गए। अब ये देखो सी कहाँ है, सी भैया यहाँ पर है। सो सी ए को कब पास करेगा, बस ये देखना। यहाँ पे जब आप ये निकालोगे तो आपका करीबन करीबन आएगा ये 40/7 करके कुछ आएगा, 40/7, क्योंकि आप एक एक ऑर्डिनेट्स उठाते हो। लेकिन उन्होंने 40/7 के किस्से को हटा दिया है, इन्होंने कह दिया अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर जो है वो ये चला है। और इसका आंसर दिया है इन्होंने 8-2 करके। ठीक है, यहाँ पे ये 8 कह दिया इन्होंने इसे, ये इन्होंने इसे 8 बोल दिया है, सी को इन्होंने 8 बोल दिया है अप्रॉक्सीमेटली। और चला कहाँ से है? ये 2 से, क्योंकि ये तो 2 होगा ना, बिल्कुल 4 और 0 के बिल्कुल बीच में तो 2 है, तो 8-2 6 आ जाएगा। ऐसे इन्होंने पूछा हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। जब बी ने सी को पास किया, देखो बी ने सी को कब पास किया, बी ने सी को पास किया यहाँ पे, बी ने सी को पास किया यहाँ पे। इन्होंने पूछा वो कितना ट्रैवल किया है, तो कितना ट्रैवल किया आपको देखने के लिए बस यहाँ पे आ जाओ। 0 से स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ पे कहाँ पे है, वो 6 पे है ना। वैसे आप कहोगे भैया ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है, लेकिन भाई अब एनसीईआरटी ने इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 6 बता रखा है, 7 बता रखा है, तो हम क्यों आगे जाएं। अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर इन्होंने कह दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। वैसे ये सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, आपकी बस ग्राफिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मैथ्स वगैरह में आप और पढ़ोगे ना जब आप स्लोप को, तो आपको और अच्छा समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, वैसे स्लोप आ जानी चाहिए थी अब तक, 9th क्लास में बताना ज़रूर चाहिए, पर कोई बात नहीं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट में। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, वो हाइट कितनी है? 20 मीटर। हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ये बॉल है मेरी, इसको हमने ड्रॉप किया है 20 मीटर हाइट से। ठीक है, इफ़ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, इफ़ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी कि क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। और कैसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वैसे तो यूनिट देख के भी क्लियर हो रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, किस रेट से? किस रेट से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। सो जब वेलोसिटी का बढ़ना बता रहे हैं, जब वेलोसिटी का बढ़ना कोई बता रहा है, तो क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन बता रहा है। सो उन्होंने पूछा व्हाट विल द वेलोसिटी, वो क्या वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से जो ये बॉल हमारी ग्राउंड पर टकराएगी। आप एक काम करो, अपने हाथ में एक बॉल पकड़ो और उसे बिल्कुल रिलीज कर दो, छोड़ दो। तो जब वो अर्थ से बिल्कुल टकराने वाली होगी, उसके पास वेलोसिटी होगी, ये तो नहीं होगी कि उस पर 0 वेलोसिटी है। तो हमें वो v वेलोसिटी निकालनी है। क्या? v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। और इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं करा, इन्होंने ये भी पूछा है कि कितना समय लगेगा उस बॉल को पहुंचने में।
उस बॉल को पहुंचने में कितना समय लगेगा ये भी बताओ। अच्छा जब मुझे बताओ, जब मैं बॉल को पकड़ के बैठा हूँ और मैं उसे छोड़ूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? क्या उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी? नहीं भैया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ज़ीरो। देख पा रहे होंगे भाई। एग्जाम्पल ले लो ना, आप अपने हाथ में एक बॉल पकड़ो, आपने बॉल पकड़ रखी है, उसकी पास कोई वेलोसिटी है नहीं ना। जब आप उसे एकदम से रिलीज करोगे तो क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है, उस पर एक एक्सेलरेशन लगेगा। ऑल दो अगर अर्थ किसी चीज़ को नहीं खींच रही होती तो वो वहीं रुक जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ज़ीरो। अब क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है और वो उसकी तरफ बढ़ रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो नहीं सकती, वो हमें निकालनी पड़ेगी। हमें एक्सेलरेशन दे दिया, हमें टाइम और वेलोसिटी पूछ रखा है। अब मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें मैं u लगा सकता हूँ, मैं s लगा सकता हूँ? अच्छा ये s क्या है? ये 20 मीटर नहीं है। देखो यूनिट से क्लियर हो रहा है भाई। डिस्प्लेसमेंट चाहे ऐसे लो, लंबाई में लो, इस तरह ले लो, चाहे ऐसे ले लो, आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते। मान लो आप यहाँ से एक बॉल को छोड़ रहे हो, ये 20 मीटर की दूरी है, तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना। आप क्यों मान रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा? वर्टिकल भी तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल जो है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? वर्टिकल। यहाँ पे कैसे हो रहा था? हॉरिजॉन्टल। सो हमने जो अभी तक सारा वो पढ़ा है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। हमने सोचा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं। तो जो ये हाइट बता रहा है, ये हाइट ना बता के आपको एस बता रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, पहली बार है इसलिए कंफ्यूज मत हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अपने आप करोगे क्लियर होगा बात, ठीक है। अपने आप करोगे तो क्लियर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो यू ज़ीरो आ गया, यू की यूनिट हमने लिख ली 0 मीटर पर सेकेंड। एस हमारा क्या आ गया? 20 मीटर। ए हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मुझे एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें ना तो टाइम आए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टाइम निकालना है, जो जिसमें ना तो टाइम आए और मुझे फाइनल वेलोसिटी पता चल जाए। सो भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। भैया ना तो इसमें टाइम है, ना तो इसमें टाइम है, और ये भी पता है आपको, ये भी पता है आपको, यू भी पता है आपको, वी मिल जाएगी, आपको वी मिल जाएगी। बस लगा दी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और भाई खुद लगा के देखना, जब हम ये लगाएंगे तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो मुझे v मिल गया। v क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। मुझे u मिल गया 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर। मुझे a मिल गया, क्या है? मेरे साथ साथ बोलिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई मुझे t चाहिए। ज़रा बताना मुझे कि ये चारों चीज़ किस इक्वेशन में आती है। भैया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सिंपलेस्ट इक्वेशन है। v आपको पता है, u आपको पता है, a आपको पता है, t आपको चाहिए। भाई चार चीज आ रही है इस इक्वेशन में, v u a t, जिसमें से मुझे तीन पता है। क्या मैं चौथी नहीं निकाल सकता? चौथी तो भाई कोई भी निकाल सकता है, चौथी क्लास का बच्चा भी निकाल देगा। तो इस t को रखना, बस मुझे t निकालना है, और ये रख दिया मैंने। t इक्वल्स वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड्स। अच्छा यहाँ पे आपको लगता है कि भाई इन्होंने एक ही लाइन में बता दिया, कंफ्यूज कर दिया। ये तो एक लाइन में बताएंगे, आप थोड़ी एक लाइन में बताओगे। आप लिखोगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो टीचर को पेपर में इस तरह समझाओ कि टीचर को कुछ आता ही नहीं है, आप समझा रहे हो उसे, जैसे टीचर आपको समझाते हैं ना, उस तरह टीचर को समझाओ कि भाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ठीक है, सो v माइनस यू इक्वल्स ए टी, वी माइनस यू इक्वल्स ए टी, वी माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टी। जब आप इस तरह लिखोगे तो टीचर को अच्छा लगेगा, भाई इस बच्चे ने 3 लाइन में समझाया है मुझे कि टी ने कहाँ लाया। फिर टी रखा इन्होंने और उसमें बाद आपने सॉल्व कर दिया। तो टाइम कितना आया? 2 सेकेंड्स। यानी कि अगर आप किसी बॉल को 20 मीटर ऊपर से फेंकोगे तो वो केवल 2 सेकेंड में अर्थ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। तो सवाल था बहुत कमाल का। चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है एक कार के लिए, वो आपको गिवन है। इस स्पीड टाइम ग्राफ को देखिए और कुछ सवालों का जवाब दीजिए। सबसे पहले ग्राफ देख लो।
देख पा रहे होंगे पहले वेलोसिटी एकदम से बहुत तेजी से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड वर्सेस टाइम में हम देख पा रहे हैं हमारी स्पीड कांस्टेंट हो गई। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप टाइम तो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ देखो टाइम तो बढ़ रहा है, भाई टाइम को कोई रोक थोड़ी सकता, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो थी वही रहेगी। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे वेलोसिटी जीरो है, नहीं भाई, कुछ भी एक वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, क्वेश्चन के हिसाब से करीबन करीबन 7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है फाउंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पहली 4 सेकेंड में कार कितना दूर चली, कितना दूरी चली है, कितना दूरी कार 4 सेकेंड में चली है, उस एरिया को शेड भी करिए, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ, उस ग्राफ के एरिया को शेड भी करो, और मुझे ये बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ने इस टाइम पीरियड में। सो भाई स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो मैं क्या निकालता हूँ भैया, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो हम निकालते हैं एरिया। एरिया किसका, जिस समय के बीच में कहा है, उसने इस पूरे का एरिया नहीं कहा, उन्होंने केवल 4 सेकंड के लिए कहा है, तो 4 सेकंड तक का एरिया क्या ये नहीं होगा, ये पूरा एरिया 4 सेकंड तक के बीच का आएगा, ये पूरा एरिया। देखो मैं पूरा रंग नहीं कर पाऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये पूरा एरिया, क्या ये पूरा एरिया नहीं होगा, इसे हमने शेड कर दिया, हो गया हमारा एक काम पूरा। अभी हमें इसका एरिया भी निकालना है, और आ जाओ नीचे, ये रहा, ये शेड हो रखा है, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो अब आप कहोगे भैया ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल तो लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा सा हो रहा है जैसे एक सर्कल का एक चौथाई हिस्सा उठा लिया हो, है ना, क्वाड्रेंट जिसे बोलते हैं, ये लग रहा है हमें, तो ये ट्रायंगल लग नहीं रहा क्योंकि ये कर्व्ड है। सो गाइस यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेते हैं, और ये बेफिक्र रहो, 9th में भी नहीं, हम 12th तक भी जाके काफ़ी बार ये अजम्पशन लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं कि ये ऐसा ना होकर, ऐसा ना होकर हल्का सा ऐसा है, हल्का सा ऐसा है। ठीक है, हम इसका एरिया निकालते हैं, हम इसका एरिया निकालते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल्स क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसका, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का, निकाल दो एरिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले तो डिस्टेंस की स्पेलिंग गलती है, ओहो डिस्टेंस की स्पेलिंग, वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस बताओ मुझे, बेस है भैया ये है बेस, 4 है हमारा बेस। हाइट क्या है, हाइट है भैया ये, अच्छा हाइट निकालने के लिए क्या निकालूंगा, इसका, इस पे परपेंडिकुलर गिरूंगा ना, ये 6 आ गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब मैं करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 मीटर। देखो जब भी मुझे ये निकालना है कि ये लंबाई कितनी है, तो ये देखो ओरिजिन से कितना दूर है, 4। अब मुझे निकालना है ये कितना दूर है, तो ये आपकी कैसी है, वर्टिकल एक्सिस है ना। जब भी मुझे वर्टिकल कुछ निकालना है तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरूंगा, जब भी मुझे हॉरिजॉन्टल कुछ निकालना है तो मैं हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर डालता हूँ। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया। अब इन्होंने पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार कौन से ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है, यूनिफॉर्म मोशन माने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब पहली सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो सेकंड सेकंड भी 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, स्पीड सेम है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहली सेकंड 5 मीटर चला, दूसरी सेकंड भी 5 मीटर चला, तीसरी सेकंड भी 5 मीटर चला, चौथी सेकंड भी 5 मीटर चला, यानी कि वेलोसिटी क्या है, सेम। वेलोसिटी माने क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी आपकी सेम है। अब मुझे बताओ ग्राफ के किस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी सेम हो गई है जाके, क्या मेरा वो ग्राफ ये नहीं है, ये आओ नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। सो आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स के बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो इन्होंने कहा है कि सेम कांस्टेंट हो गई है। 6 सेकेंड के बाद हमारी वेलोसिटी देखो बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है। क्या ये वेलोसिटी कहीं बढ़ रही है, नहीं, ये वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो 6 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है। ग्राफ समझ लिया,
बस चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, कौन कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है, ये बताओ। अच्छा, ये अब आपको पूछने से ज़्यादा बता रहे हैं, ये पूछने से ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि यहाँ मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है। तो ये आपको बताएंगे कि ये सिचुएशन भी मिल सकती है आपको। पहली सिचुएशन है कि कोई ऑब्जेक्ट तो है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर वेलोसिटी ज़ीरो है। किसी का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, ज़ीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बहुत सारे बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है? भाई ये मैंने कहा था ना, ये पूछने से ज़्यादा बता रहे हैं, इसलिए बता क्या रहे हैं, यस अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन। किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो सकता है चाहे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, चाहे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो क्यों ना हो। और ये अभी अभी हम क्वेश्चन है करके आए हैं। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, जब किसी बॉडी को आप ऊपर फेंकते हो, जब किसी बॉडी को आप ऊपर फेंकते हो, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, एक समय तो ऐसा आता है ना कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि वो हवा में रुकती है। भाई ऐसा थोड़ी ऊपर आपने फेंका और वो उड़ती 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 चांद तक पहुंच जाएगी, कहीं तो जाके एक बार रुकती है ना। तो वो जहाँ रुकती है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ज़ीरो। क्या उस पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है? नहीं ना, उस पर एक्सेलरेशन अब भी लग रहा है। कि कौन लगा रहा है एक्सेलरेशन? अर्थ लगा रही है भाई, अर्थ लगा रही है नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन, अर्थ उसे अपनी तरफ बुला रही है। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उस जी की वैल्यू ज़रा मुझे बताओ कोई। वैसे हम ग्रेविटेशन में जी की वैल्यू पढ़ेंगे, परेशान मत होना, बस अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट इट वेलोसिटी ज़ीरो। अब एक हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, लेकिन उसकी वेलोसिटी भले ही ज़ीरो हो जाए, उस पर एक्सेलरेशन अभी भी लगता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी हमारे ऊपर एक्सेलरेशन लगाती है, मैं कहूँ अर्थ हमारे ऊपर एक्सेलरेशन लगाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है, ये फिगर से समझो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल तो ऐसे रहा है, मान लो ये मैं ही हूँ या फिर एक इंसान है जो इस तरफ चल रहा है, किस तरफ चल रहा है, इस तरफ, और उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माने या तो ऐसा बोल लो या ऐसा बोल लो, कैसे बोल लो, ऐसा बोल लो, है ना, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो भैया इसका कोई एग्जांपल है? जी हाँ, इसका भी एग्जांपल है। यस, एन एक्सेलरेशन मूविंग हॉरिजॉन्टली इज एक्टेड बाय एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी मुझे बताओ, अर्थ के द्वारा जो एक्सेलरेशन कैसा लगता है भैया, ऐसा लगता है। और हम क्या नीचे की तरफ चलते हैं? नहीं, हम चलते तो ग्राउंड पे ऐसे या ऐसे है ना, हम ग्राउंड पे ऐसे या ऐसे चलते हैं ना, या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं। अच्छा, 3D में भी आ जाओ तो चलेंगे तो ऐसे ही ना, चलेंगे तो ऐसे ही ना। ये 3D में है लेकिन है परपेंडिकुलर ही। तो आप देख पा रहे होंगे एक्सेलरेशन जो है वो मेरे मूविंग की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। आई नो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लो आप चलो, आप ग्राउंड पे जब चलोगे, आप पे जो अर्थ के द्वारा एक्सेलरेशन लगेगा वो तो नीचे की तरफ ही लगेगा ना। क्या आप नीचे जा रहे हो? आप तो ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, कहीं पे भी चल रहे हो, ले ये चारों दिशाओं में परपेंडिकुलर बनाएगा। ये चारों दिशा, चारों कह लो, 8 कह लो, 10 कह लो, 12 दिशा, जहां भी आप जाओगे वहां से ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल आता है कि एक कूली है, एक ये 11th क्लास में आपको एग्जाम्पल बहुत मिलेगा जी। एक कूली है, ये मैं बना देता हूँ एक प्यारा सा कूली, वो एक सामान को लेकर चल रहा है। ठीक है, उसने एक सामान पकड़ रखा है और वो इस तरफ चल रहा है। तो उस पर वर्क कितना हो रहा है, उस पर कितना वर्क हो रहा है ग्रेविटी के द्वारा, उस पर वर्क कितना हो रहा है ग्रेविटी के द्वारा? तो इसका आंसर आता है ज़ीरो। वर्क डन उसका आता है ज़ीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और चलो आगे देखेंगे, ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाते हैं। सो ये हो गया होगा आपका क्वेश्चन। चलते हैं सबसे आखिरी सवाल, और सबसे ही भाई साहब गजब का सवाल।
आखिरी सवाल है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रही है, उस ऑर्बिट की रेडियस बताई है आर, कितनी है 42250 किलोमीटर्स, ठीक है 42250 किलोमीटर्स उसकी हमें रेडियस बताइए। इन्होंने कहा है कैलकुलेट करो उसकी स्पीड को, कैलकुलेट करो उसकी स्पीड को। अगर वो 24 घंटे लेता है एक रिवॉल्यूशन में, अगर वो 24 घंटे लेता है रिवॉल्व करने के लिए अराउंड द अर्थ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए अगर वो 24 घंटे ले रहा है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन वो 24 घंटे में पूरा करता है, तो उसकी क्या बताओ, स्पीड बताओ, उसकी स्पीड बताओ। तो मुझे रेडियस पता है, सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है, ये मेरी टाइम थी, टाइम को मैंने सेकंड में कर लिया और रेडियस को मैंने मीटर में कर लिया। देखो ये मैंने मीटर में कर लिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई, ये मैंने क्या करा 1000 से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। टाइम को मैंने फिर सेकंड में कर लिया, ठीक है, ये 24 घंटे हैं, इसको मैंने सेकंड्स में कर लिया 62 इंटू 60 करके। अब स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होगी याद करो, इस सर्कुलर पाथ की मैंने कितनी डिस्टेंस करी, वो कितनी होगी 2πr होगी, नहीं होगी, क्या होता है ये 2πr, इसका सरकमफेरेंस। अगर नहीं पता तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमारी एक वीडियो है अवेलेबल यूट्यूब पे, वो जाकर देखो, मोशन पार्ट 7 के नाम से, ठीक है, उज्जवल पुनीत जैन डाल देना। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 4225 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। जब आप ये करोगे तो आपका करीबन करीबन आ जाएगा 3070.9 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसे 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते होंगे। अब आपको लग रहा होगा इतना हल्का, भाई ये 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड है, कम नहीं है, ये कम नहीं है, ठीक है। सो कम लग रहा होगा, कम नहीं है, इमेजिन करोगे बहुत ज़्यादा लगेगी। सो बस यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरे हुए हैं गाइस। अभी मोशन का चैप्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको फिर कहूँगा, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको गूगल पे मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। आजकल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का ऐप भी अवेलेबल है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और गाइस लास्ट में ये कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।